अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये मेनली टॉपिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के बच्चे पहले इसको डिटेल में अपने बायो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सुपरफिशियली मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अच्छा, डाइजेशन क्या होता है? हम जब फूड इनटेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने जो फूड लिया है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमें ब्रेक डाउन करना है सिंपल कंपाउंड्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है, यानी जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, जो लार्ज साइज हम जैसे जो बोलस ले रहे हैं, निवाला ले रहे हैं, ठीक है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसके अंदर फूड है। अब हमारी बॉडी के अंदर वो कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपल कंपाउंड्स में। ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन। जैसे हम अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं, हम अपनी डाइट में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में ले रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमारी बॉडी में जाके वो स्टार्च डाइजेस्ट होगा और क्या बन जाएंगे उससे? ग्लूकोज। क्योंकि आपको पता है स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो डायरेक्टली हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। वो जो हमने डाइट में लिया वो स्टार्च है, हमारी बॉडी में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होगा किसमें? ग्लूकोज में। इस तरह से हम अपनी डाइट में क्या लेते हैं? प्रोटीन्स लेते हैं। हमारी बॉडी में जाके वो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे किसमें? अमाइनो एसिड में। ठीक है, इसी तरह से हम अपनी डाइट में क्या लेते हैं? लिपिड्स लेते हैं। ठीक है, लिपिड्स भी क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है। ठीक है, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये जो लिपिड्स हैं ये ब्रेक डाउन होंगे किसमें? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन होंगे? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ हमारी डाइट में क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमने वैसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपके बुक में ये टॉपिक था नहीं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है? पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, तो ये हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड ले रहे हैं। हमारी बॉडी में जाने के बाद ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है किसमें? मोनोमर्स में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह में। ठीक है, अब ये जो सारा काम है, ये जो ब्रेक डाउन का काम है, ये होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ट्यूब्यूलर। ट्यूब्यूलर हम कहते हैं ऐसे सिस्टम को जिसकी दो ओपनिंग्स हो। ठीक है, एक एंट्रेंस के लिए ओपनिंग हो और एक एग्जिट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है, उसकी दो ओपनिंग्स हैं। ठीक है, जो एंट्रेंस वाली ओपनिंग है उसे हम कहते हैं माउथ, और जो एग्जिट वाली ओपनिंग है उसे हम नाम देते हैं एनस का। ठीक है, एंट्रेंस वाली ओपनिंग क्या है? माउथ। एग्जिट वाली ओपनिंग क्या है? एनस। और ये ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो डिफरेंट जगह पे फिर मॉडिफाई होता है और डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे सबसे पहले एंट्रेंस वाली ओपनिंग क्या कहला रही है? माउथ। ठीक है, माउथ जब हम ओपन करते हैं तो हम एंटर होते हैं बक्कल कैविटी में, यानी हमारी जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, माउथ ओपन करने पर, लिप्स ओपन करने पर हम एंटर हो जाते हैं बक्कल कैविटी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास माउथ है, लिप्स। जब हमने माउथ ओपन किया तो हमारे पास आ गई बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है? बक्कल कैविटी यानी टंग से ऊपर और हमारी जो ये तालू है, ये जो हार्ड पैलेट है, ठीक है, उससे नीचे। ठीक है, तालू और टंग के दरमियान जो हमारे पास स्पेस है वो कहलाता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा ईसोफेगस, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास स्टमक आता है, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस आ जाता है, एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, अब फूड जो है हमने पहले फूड को इनटेक किया। ठीक है, हमने फूड को इनटेक किया, ये प्रोसेस कहलाता है इंजेस्शन। ठीक है, इंजेस्शन क्या होता है? इनटेक करना फूड को माउथ के थ्रू। अब हमने फूड को इनटेक कर लिया, इनटेक करने के बाद हमारा फूड इस डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरेगा और क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होगा। जब यहाँ से ये गुजर के जा रहा था, ये क्या हो गया? सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे बॉडी में क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड में क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड में क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद इस फूड को पहुंचाया गया सेल्स तक, और जब सेल्स तक पहुंचाया गया, सेल्स ने क्या किया? उस फूड को यूज़ किया, उस ग्लूकोज को यूज़ किया, अमाइनो एसिड को यूज़ किया, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होती है? फूड को जब बॉडी सेल्स यूज़ करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन का। और एंड में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, यानी वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो बॉडी से बाहर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है थ्रू एनस, और ये प्रोसेस कहलाता है इजेस्शन। ठीक है,
तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया, वो क्या है इंजेस्शन। इंजेस्शन करने के बाद फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फूड जो है, जो डाइजेस्टिव फूड था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद सेल्स ने उसको यूटिलाइज़ किया, जो कि क्या कहला रहा है, एसिमिलेशन, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर क्या हो गया, रिमूव हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इजेशन, ठीक है। तो अब हम बारी बारी देखेंगे कि हमारे पास कौन से सेगमेंट में क्या काम हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। हमारा माउथ जो है वो कौन बनाता है, हमारे लिप्स बनाते हैं, ठीक है। जब हम लिप्स को ओपन करते हैं तो हम इंटर हो जाते हैं किसमें, बकल कैविटी में। ये हमारे पास बकल कैविटी है, ठीक है। बकल कैविटी जो है इसके एक रूफ है, ठीक है। रूफ बकल कैविटी की क्या है, रूफ है। रूफ कौन बना रहा है, पैलेट यानी तालू, ठीक है। इसका फ्लोर कौन बना रहा है, टंग। फ्लोर कौन बना रहा है, टंग बना रहा है, ठीक है। और इसकी जो साइड वॉल्स होती हैं, यानी इस बकल कैविटी के साइड्स कौन बनाता है, हमारी चीक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी जो कैविटी बन रही है, यानी चीक्स, टंग और पैलेट के दरमियान, ये क्या कहला रही है, बकल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे चीक्स में, ठीक है, हमारे यहाँ पे साइड्स ऑफ बकल कैविटी में हमारे पास मौजूद होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या मौजूद होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। और वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे, सलाइवा, ठीक है। ये सलाइवा क्या होता है, इसके अंदर आपके पास 90 to 95% क्या होता है, वाटर होता है। 90 to 95% क्या होगा, वाटर। उसके अलावा इसके अंदर एक प्रोटीन होती है म्यूसिन। क्या होती है, म्यूसिन। म्यूसिन बेसिकली क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, यानी म्यूकस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा। वो फूड जो हमने इनटेक किया है, जो निवाला हमने खाया है, वो हार्ड फूड है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ना करे, इसलिए उसको ल्यूब्रिकेट किया जाता है बाय म्यूसिन। उसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं लाइजोजाइम्स। क्या मौजूद होते हैं, लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स की में क्या है, कोई बैक्टीरिया हमने उस फूड के साथ इंटेक कर लिया तो वो उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा। उसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज। क्या नाम देते हैं, अमाइलेज। तो जब हमने फूड इंटेक किया, इंटेक करने के बाद हमारी बकल कैविटी में आया, बकल इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट करने के बाद बकल कैविटी में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बकल कैविटी में हम क्या करेंगे, हम फूड को सबसे पहले तो मैस्टिकेट करेंगे, चबाएंगे, दांतों का इस्तेमाल करके हम फूड को क्या करेंगे, चबाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सलाइवा सिक्रीट होगा, उस सलाइवा के साथ वो फूड मिक्स होगा और सलाइवा के अंदर ये जो एंजाइम है अमाइलेज, ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये अमाइलेज एंजाइम उस फूड के अंदर मौजूद स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। स्टार्च क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी ओलिगोसैकेराइड्स में और कुछ थोड़े बहुत मोनोमर्स के चेन में, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह में ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा। अभी स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पूरी तरह से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये सारा काम आपके पास कहाँ हो गया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में हमने फूड में क्या क्या चीज़ लेते हैं, हम अपने फूड में प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ डाइजेस्ट हुई है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट हुए कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, ओलिगोसैकेराइड्स में, ठीक है। उसके बाद बक्कल कैविटी से वो फूड एंटर होता है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। हमारे बक्कल कैविटी के पीछे की तरफ, ठीक है, हमारे पास एक ओपनिंग, एक नैरो सा पैसेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ये सिर्फ यहाँ पे कोई काम नहीं होता, यहाँ से सिर्फ फूड गुजर कर, ठीक है, ये पैसेज वो रास्ता है जहाँ से वो फूड बोलस, ये बोलस था, ठीक है, जो फूड जो हमने निवाला लिया था, ठीक है, निवाला हमने जो लिया हमारे माउथ में क्या हुआ, बक्कल कैविटी में उस फूड को मैस्टिकेट किया, सलाइवा के साथ मिक्स किया, एंजाइम्स के डाइजेस्ट ने अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया, और एट द एंड वो जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ सारा फूड बोलस की फॉर्म में फेरिंग्स से होता हुआ एक अगले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आ गया जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। हमारे पास एक 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ईसोफेगस का। अब इसके बाद हमारे पास कंटिन्यूसली एक पैसेज शुरू हो जाएगा, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। अब ये जो फूड पास हो रहा है हमारे ईसोफेगस से लेकर पूरे एंड ऑफ द ट्रैक तक जा रहा है, ये जो कंटिन्यूसली फूड यहाँ से गुजर के जा रहा है, ये जाता है हमारे, ये जो ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के वॉल में मौजूद होते हैं मसल्स। क्या मौजूद होते हैं, मसल्स। वो मसल्स क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और फूड को आगे मूव कराते हैं। ये मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल्सिस। ये मूवमेंट क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस क्या है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है, जो उसकी वॉल में मौजूद मसल्स उनका अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मूवमेंट क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस। ये पूरे अब ईसोफेगस से शुरू होती है और एंड
ऑफ द ट्रैक्ट लार्ज इंटेस्टाइन तक ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये जो स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या है, कॉमन है, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये लाइंड होता है म्यूकस से। म्यूकस क्या होती है, एक थिक सी लेयर होती है स्टिकी सब्सटेंस की, ठीक है, जो इंटरनली मौजूद होती है, ठीक है। इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर की तरफ एक म्यूकस की लेयर मौजूद होती है। इस म्यूकस की लेयर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, यानी वो जो फूड यहाँ से गुजर रहा है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल्स को डैमेज ना कर दे, इसलिए उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है म्यूकस की, ठीक है। वो म्यूकस ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है। और ये फ्रॉम इसोफेगस से लेकर एंड तक हमारे माउथ में सलाइवा के अंदर भी रिलीज हो रहा था म्यूकस, उसके अलावा हमारे इसोफेगस से आगे पूरे एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक ये म्यूकस मौजूद होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगी जो स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम होंगी, यानी पेरिस्टालसिस जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है फूड की, ठीक है, और म्यूकस की लेयर जो हमारे पास हर जगह मौजूद होगी। क्लियर हो गया। अब वो जो बोलस है वोकल कैविटी से इंटर हुआ फेरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस में, इसोफेगस के अंदर भी खाली उस बोलस को क्या किया जाएगा, वाई पेरिस्टालसिस उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसोफेगस जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे हमारे पास ये डायलेटेड सा एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं स्टमक। इसे हम क्या नाम देते हैं, स्टमक का, ठीक है। ये हमारे पास डायलेटेड स्टमक आ गया, ठीक है, मतलब डायलेटेड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक। ये स्टमक फूड को स्टोर करने का भी काम करेगा और स्टोर करने के साथ साथ ये फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करेगा। ये जो स्टमक है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये जो डम रीजन, ये जो गुंबद की तरह पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। इसे हम क्या नाम देते हैं, फंडस का। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो नैरो जहाँ से वो इसोफेगस इंटर हो रही है, ये वाला पार्ट कहलाता है कार्डिया, ठीक है। और बाकी जो मेन पार्ट है पूरी बॉडी का ये कहलाता है बॉडी ऑफ स्टमक। और ये जो नैरो मतलब स्टमक जो है वो एंड में आ रहा है, नैरो हो रहा है, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरस, ठीक है। तो स्टमक यानी इसोफेगस से ओपन होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में, उसके डिफरेंट रीजन से जहाँ पे इसोफेगस ओपन हो रही है वो रीजन क्या कहला रहा है, कार्डिया वाला। फिर एक गुंबद की तरह ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ये क्या है, फंडस। फिर ये जो मेन पार्ट है ये कहलाता है बॉडी, और ये स्टमक एंड में आके वापस से नैरो हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरस, ठीक है। इसके एंट्री पॉइंट पे भी और एग्जिट पॉइंट पे भी लगा हुआ होता है स्फिंक्टर। क्या लगा हुआ होता है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, यानी अगर ये स्फिंक्टर ओपन होगा तो फूड इसोफेगस से एंटर होगा स्टमक में, ठीक है। अगर ये स्फिंक्टर ओपन होगा तो फूड इसोफेगस से आगे बाहर जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्फिंक्टर यहाँ पे मौजूद है इसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को हम क्या नाम देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। क्लियर हो गया। तो अब फूड जब इसोफेगस से गुजरा, इसोफेगस से गुजर के ये कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हुआ और वो फूड इंटर हो गया स्टमक में। स्टमक क्या करेगा, स्टमक के अंदर म्यूकस तो पहले से मौजूद है, वो फूड म्यूकस के साथ मिक्स होगा, पेरिस्टालसिस होगी, फूड आहिस्ता आहिस्ता आगे पास होगा और यहाँ से स्टमक से रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस को देखते हैं कि इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। एक एंजाइम मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजिन, ठीक है। अच्छा, किसी भी एंजाइम के आखिर में अगर लगा हुआ हो जिन, ठीक है, GEN लगा हुआ तो ये कहलाता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजिन है तो एंड में ये जिन क्या शो करेगी, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। ये कन्वर्ट होगा बाद में किसमें, पेप्सिन में, ठीक है। तो जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो पेप्सिन क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम रिलीज हुआ, पेप्सिनोजिन। इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्मॉल अमाउंट में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या काम करेगा, सबसे ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद है, ये स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक रख रहा है। क्या रख रहा है, एसिडिक रख रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो एसिडिक मीडियम है वो इस एंजाइम के काम करने के लिए ज़रूरी है। हमने बात की थी कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक pH होती है जिस पे वो एंजाइम काम करते हैं। तो ये HCl क्या करेगा, ये इस एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाएगा ताकि ये पेप्सिनोजिन इस एंजाइम इस एनवायरनमेंट में क्या कर सके, काम कर सके। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होगा, ठीक है, उस फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया हमारी बॉडी में जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो HCl उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा और साथ ही इस एंजाइम को भी क्या करेगा, एक्टिव करेगा, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में और फिर पेप्सिन जो है वो इस एनवायरनमेंट में काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में आपके पास मौजूद होता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस पहले से भी वॉल के अंदर मौजूद था, गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी क्या मौजूद होता है, म्यूकस। अब
ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेनली आपके पास कौन सा एंजाइम है, पेप्सिनोजिन, ठीक है। पेप्सिनोजिन का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। पेप्सिनोजिन का काम क्या है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो हमने फूड इनटेक किया था, फूड इनटेक करने के बाद हमारे स्टमक में, माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू हो गई थी और किसी चीज़ की डाइजेशन नहीं होती। स्टमक में जब आए तो स्टमक में प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुई। प्रोटीन्स को जब ब्रेक डाउन किया गया तो प्रोटीन्स डायरेक्टली अपने मोनोमर से ब्रेक डाउन नहीं, बल्कि वो सिंपल स्मॉल पेप्टाइड चेन्स में ब्रेक डाउन है, जिसे हम कहते हैं पेप्टोन्स। पेप्टोन्स बेसिकली अमाइनो एसिड की चेन्स होती है, इसमें लेस देन 100 अमाइनो एसिड की जो चेन्स है, छोटी छोटी अमाइनो एसिड की चेन्स में ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा पेप्सिन, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद था। इनएक्टिव फॉर्म में उसको किसने एक्टिव किया, HCl ने, ठीक है। तो अब स्टमक के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हो गई। ये जो पेप्टोन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा बाकी वो जो स्टार्च डाइजेस्टेड फॉर्म में था, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड चेन्स और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, अब ये सब चीज़ें जमा होके जब यहाँ से निकलेंगी तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में। जब वो बोलस इंटर हुआ था, बोलस सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, बोलस जो है वो क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। अब स्टमक के अंदर जब इसकी डाइजेशन हुई, इसमें मौजूद प्रोटीन्स की क्या हुई, डाइजेशन हुई, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में बोलस था, अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। और ये जो सेमी सॉलिड फॉर्म है फूड की, ये कहलाती है काइम। ये क्या कहलाती है, काइम। तो बकल कैविटी से जब फूड एंटर हुआ था इसोफेगस में, वो क्या कहला रहा था, बोलस, ठीक है। फिर वो इसोफेगस से गुजरा, इसोफेगस से गुजर के वो एंटर हुआ स्टमक में, स्टमक में उसकी डाइजेशन हुई, और डाइजेशन होने के बाद अब वो क्या बन चुका है, काइम, सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा और ये फूड एंटर हो जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हमारे पास अगला पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम, ठीक है। ये एक लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है, और जहाँ पे स्टमक ख़त्म हो रहा है, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ये कहलाता है ड्यूडेनम, और ये सी शेप्ड होता है। ड्यूडेनम कैसा पार्ट होता है, सी शेप पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, मौजूद था स्टमक, और स्टमक नैरो हो रहा है, पाइलोरस बना रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहाँ पे हमारे पास फूड मौजूद है किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम कह रहे हैं काइम का। और ये फूड अब इंटर होगा कहाँ, ड्यूडेनम में। जैसे फूड जो है वो ड्यूडेनम में इंटर होगा, ठीक है, ड्यूडेनम के वॉल से मैसेज जाएगा 2 ऑर्गन्स को, ठीक है। एक तो मैसेज जाएगा लिवर को, किसको मैसेज जाएगा, लिवर को, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या कहला रहा है, ड्यूडेनम। अब होगा क्या, अब हमारे पास मैसेज जाएगा 2 ऑर्गन्स को। एक ऑर्गन होता है लिवर, ठीक है, एक ऑर्गन क्या होता है, लिवर, ठीक है। और सेकंड ऑर्गन जो है, जो इस ड्यूडेनम के करीब ही होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैनक्रियास, ठीक है। उसको हम और क्या नाम देते हैं, पैनक्रियास का, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पैनक्रियास है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, लिवर, ठीक है। अब जब ड्यूडेनम के अंदर फूड आता है तो लिवर से आता है बाइल, लिवर से क्या आता है, बाइल, ठीक है। और पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों चीज़ें आगे कहाँ पे ओपन होती हैं, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे सिक्रेट की जाती हैं, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो पैनक्रियास से क्या आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस, और बाइल, लिवर से क्या आ रहा है, बाइल। तो जैसे ही काइम एंटर हुआ ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम में एंटर होने के बाद ड्यूडेनम में क्या आया, बाइल आया और पैनक्रियाटिक जूस आया। क्या आया, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस। अब देखते हैं कि इस बाइल के अंदर क्या चीज़ें और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है। अगर हम बाइल की बात करें तो बाइल के अंदर मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल के अंदर क्या मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी एक अल्केलाइन सब्सटेंस है।
स्टमक का मीडियम कैसा था, एसिडिक था, क्योंकि वहाँ पे मौजूद एंजाइम पेप्सिनोजेन यानी पेप्सिन, उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। अब ड्यूडेनम के अंदर जो एंजाइम्स काम करेंगे उन एंजाइम्स का काम करने के लिए चाहिए होता है बेसिक मीडियम। कैसे मीडियम चाहिए, बेसिक। तो अब फूड जब एसिडिक मीडियम से फूड आ रहा है, ठीक है, तो वो इस बेस वाले मतलब वो फूड किस फॉर्म में होगा, एसिडिक, उसके अंदर जो है वो क्या होगा, एसिडिक वो होगा, नेचर का होगा, ठीक है। तो अब ड्यूडेनम में आने के बाद हमें क्या करना है, एक अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करना है। हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है जो उस फूड के साथ एंटर हुआ है ड्यूडेनम में, और एसिड ड्यूडेनम के मीडियम को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल आता है। बाइल के अंदर क्या मौजूद है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, यानी ड्यूडेनम के अंदर कैसा एनवायरनमेंट जनरेट करेगा, अल्केलाइन। उसके अलावा इस बाइल के अंदर मौजूद होते हैं बाइल सॉल्ट्स। क्या मौजूद होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ग्लूकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास, बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, अभी हम इसके थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स का कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये अनडाइजेस्टेड फूड को जो बॉडी से बाहर रिमूव होगा, जो इजेस्ट होगा, उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है तो वो भी इसके थ्रू क्या होगा, रिमूव होगा। तो मेनली बाइल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइल सॉल्ट्स है वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है, वो ड्यूडेनम के मीडियम को कैसा बना रहा है, अल्केलाइन बना रहा है, ठीक है। जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं, उसके अंदर सोडियम ग्लूकोलेट और सोडियम टारोकोलेट आएगा जो लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथ में बात कर लेते हैं पैंक्रियाटिक जूस की। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, एंजाइम। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए दोबारा से क्या आएगा, अमाइलेस आएगा, ठीक है। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर एंजाइम होगा ट्रिप्सिनोजिन। कौन सा एंजाइम होगा, ट्रिप्सिनोजिन। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर मौजूद होगा एंजाइम लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए इसका एंजाइम होगा न्यूक्लियस। तो ये जो सारे एंजाइम्स का मिक्सचर है, ये क्या कहला रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। और ये कहाँ पे आएगा, ड्यूडेनम में, यानी जैसे ही फूड काइम ड्यूडेनम में एंटर हुआ, वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है और वहाँ पे क्या आ रहा है, बाइल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब ड्यूडेनम में आएंगी तो ड्यूडेनम में अब फूड की डाइजेशन शुरू हो जाएगी। अब ड्यूडेनम में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा। अब देखते हैं ड्यूडेनम में क्या काम हो रहा है। अब उस काइम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, यानी जो ओलिगोसैकेराइड चेन्स हैं, ठीक है, इस ओलिगोसैकेराइड चेन्स में, यानी फूड जो है वो बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू हुई थी स्टार्च की, वो ओलिगोसैकेराइड चेन में कन्वर्ट हो गया था। अब उस ओलिगोसैकेराइड को कौन ब्रेक डाउन करेगा, जो पैंक्रियाटिक जूस में अमाइलेस आ रहा है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेस आ रहा है वो इसको ब्रेक डाउन करेगा फिर डाइसैकेराइड में। अब ये ओलिगोसैकेराइड किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगी, डाइसैकेराइड में, ठीक है। किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डाइसैकेराइड में। और ये जो डाइसैकेराइड है कौन कौन से होंगे, वो जो हमने डिस्कस किए थे, माल्टोस, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। तो अब हमारे पास वो जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिया था, स्टार्च लिया था, वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है किस में, डाइसैकेराइड से, यानी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो चुका है। उसके अलावा हमने अपनी डाइट में क्या लिए थे, प्रोटीन्स ली थी। थोड़ी बहुत प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी थी स्टमक के अंदर, और हमारे पास क्या बन चुकी थी, स्मॉल पेप्टाइड चेन्स, स्मॉल अमाइनो एसिड की चेन्स बन चुकी थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, पेप्टोन्स का। क्या नाम दिया था, पेप्टोन्स का। अब इस पेप्टोन्स को हमें मज़ीद ब्रेक डाउन करना है। इसको मज़ीद कौन ब्रेक डाउन करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा ट्रिप्सिन। कौन ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस से जो ट्रिप्सिन आया है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रिप्सिनोजिन का। पैंक्रियाटिक जूस से जो ट्रिप्सिन आ रहा है वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रिप्सिनोजिन का। अब इसका मतलब पहले अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करें तो पहले ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करना है ट्रिप्सिन में। इसको एक्टिव कौन करता है, इसको एक एंजाइम एक्टिव करता है जो इसे ड्यूडेनम की वॉल से रिलीज होता है, उसको हम नाम देते हैं एंटेरोकाइनेज का। ड्यूडेनम से ही एक एंजाइम रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। इस स्टमक के अंदर पेप्सिनोजिन में कौन एक्टिव कर रहा था, HCl। ड्यूडेनम में ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एंटेरोकाइनेज। और अब जब ये ट्रिप्सिनोजिन
ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, अब ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, डाईपेप्टाइड्स में। डाईपेप्टाइड्स से मुराद 2 अमाइनो एसिड्स में 3 डाई या ट्राईपेप्टाइड्स में, यानी स्मॉल अमाइनो एसिड की चेन्स में 2 या 3 अमाइनो एसिड की चेन्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास डाइजेस्ट हो गए, किस में आ चुके हैं, डाइसेक्राइड की फॉर्म में। प्रोटीन्स हमारे पास डाइजेस्ट होकर आ चुकी हैं डाईपेप्टाइड्स एंड ट्राईपेप्टाइड्स की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन तकरीबन पढ़ ली, प्रोटीन्स की पढ़ ली, अब हम आते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स के अभी तक डाइजेशन शुरू नहीं हुई। अब लिपिड्स जो हम ले रहे हैं ना, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं लिपिड्स के, ठीक है, लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, डायरेक्टली इस पर लाइपेज एंजाइम आके काम नहीं कर सकता। लाइपेज का मतलब वो एंजाइम जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये लिपिड्स इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स है कि डायरेक्टली लाइपेज इस पर काम नहीं कर सकता। इसलिए पहले हमें इस लिपिड ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। किसमें ब्रेक डाउन करना है, फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये जो काम है, यानी एक लार्ज फैट पार्टिकल को, ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, ये काम कहलाता है इमल्सिफिकेशन का। ये काम क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन का। और ये जो इमल्सिफिकेशन का काम है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है बाइल सॉल्ट्स। हमने अभी बात की थी बाइल सॉल्ट, सोडियम लॉकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट। ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प आउट कर रहे हैं आपके पास इमल्सिफिकेशन, यानी लार्ज फैट लिपिड ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन करें स्मॉल फैट पार्टिकल्स में। और अब इसके ऊपर काम करेगा लाइपेज एंजाइम, जो कि आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस से। और ये जब इसके ऊपर ब्रेक डाउन करेगा इसमें लिपिड्स को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास काम किस में हो रहा है, ड्यूडेनम। और लास्ट चीज़, हमने डाइट में लिपिड ग्लोब्यूल्स के साथ हमने प्रोटीन्स ले लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होगी, लिपिड्स की होगी, लास्ट में हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियस, जो इसको ब्रेक डाउन कर देगा किस में, न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, न्यूक्लियस। तो ये सारे एंजाइम्स और जो बाइकार्बोनेट और बाइल सॉल्ट्स के सब मिलकर क्या करें, ड्यूडेनम में डाइजेशन में हेल्प करें। क्लियर हो गया। अब ड्यूडेनम से जो फूड है वो ज़्यादा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जाता है। जब ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होती है, तो ड्यूडेनम में डाइजेशन के बाद फूड जो है अब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। आपके पास और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो चुकी है डाईपेप्टाइड्स, ट्राईपेप्टाइड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो चुके हैं डाइसेक्राइड्स में, लिपिड्स तकरीबन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुके हैं, इसको मज़ीद हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और न्यूक्लिक एसिड भी अपने मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद ड्यूडेनम के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टमक खत्म हुआ, स्टमक खत्म हुआ, हमारे पास सी शेप क्या आया था, ड्यूडेनम। ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूडेनम। और जब ये ड्यूडेनम खत्म हुआ, अब आपके पास जो अगला पार्ट आएगा वो कहलाएगा ज्यूजिनम, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो लंबा सा हमारे पास इरेगुलर सा पार्ट होता है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्यूलर सा पार्ट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ज्यूजिनम का। और ज्यूजिनम के बाद फिर हमारे पास लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा, जिसे हम नाम देंगे इलियम का, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम क्या नाम देंगे, इलियम का, ठीक है। अब ड्यूडेनम जब ज्यूजिनम में इंटर हुआ, ठीक है, तो अब ज्यूजिनम के अंदर जो थोड़ा बचा कुछ फूड जो डाइजेस्ट होना बचा है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। यहाँ के जो सेल्स हैं, ठीक है, ज्यूजिनम के जो सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स में मौजूद होते हैं ख़ास किस्म के एंजाइम्स। जैसे इसके अंदर मौजूद होगा सुक्रेस एंजाइम। क्या मौजूद होगा, सुक्रेस एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर मौजूद होगा माल्टेज एंजाइम। इसके अंदर मौजूद होगा लैक्टेज एंजाइम। उसके अलावा यहाँ पे मौजूद क्या होंगे, यहाँ भी आपके पास मौजूद होंगे डाईपेप्टाइडेज। क्या मौजूद होंगे, डाईपेप्टाइडेज। तो अब वो जो आपके पास ड्यूडेनम से क्या क्या आ रहा है, आपके पास ड्यूडेनम से जो फूड आ रहा है उसको हम नाम देते हैं काइल का, जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, उसमें आपके पास डाइसैकराइड्स मौजूद हैं। डाइसैकराइड से मुराद आपके पास मौजूद है माल्टोज,
सुक्रोज एंड लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। आपके पास मौजूद है डाईपेप्टाइड्स, क्या मौजूद है? डाईपेप्टाइड्स। उसके अलावा आपके पास मौजूद है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और आपके पास क्या मौजूद है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सब चीज़ें काइल के अंदर मौजूद है, और ये काइल कहाँ इंटर है? जीजनम में। लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड तकरीबन पूरे डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब हमें किसको डाइजेस्ट करना है? डाइसेक्राइड्स को, डाईपेप्टाइड्स को। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स मौजूद है, जैसे सुक्रेज है, ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा मोनोमर्स में। माल्टोज जो है, माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा मोनोमर्स में, और जब यहाँ से गुजर के जा रहा होगा फूड, तो वो जो डाइसेक्राइड्स है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? मोनोसेक्राइड्स में। जो डाईपेप्टाइड्स है वो डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएंगे? अमाइनो एसिड्स। यानी अब वो फूड पूरी तरह से आपके पास मोनोमर्स की फॉर्म में आ चुका है। आपने प्रोटीन्स ली थी, फूड में इंजेस्ट की थी, वो प्रोटीन्स बन चुके हैं अमाइनो एसिड। आपने कार्बोहाइड्रेट्स ली थी, स्टार्च, एक पॉलीमर लिया था, वो आपके पास बन चुका है मोनोसेक्राइड में, ठीक है। आपने लिपिड्स लिए थे, लिपिड्स ग्लिसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो काम ड्यूडेनम में हो गया। न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर कुछ डाइन्यूक्लियोटाइड्स बच जाएँ तो वो ड्यूडेनम में आके क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब ये सारा का सारा फूड हमें क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है? एब्जॉर्ब। मोनोसेक्राइड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और लिपिड के मोनोमर्स क्या हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब चीज़ें अब इंटर होंगी कहाँ? इलियम में। अब ये कहाँ इंटर होंगी? इलियम में। इलियम में क्या होना है? फूड की डाइजेशन होनी है, सॉरी, इलियम में क्या होनी है? फूड की एब्जॉर्प्शन होनी है। तो अब फूड की एब्जॉर्प्शन करने के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फूड क्या होगा? बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इलियम की वॉल अंदर से क्या होती है? फोल्डेड होती है। इलियम की वॉल क्या होती है? फोल्डेड होती है, और इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं विलायका। इन फोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? विलायका, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इलियम की वॉल अंदर से फोल्डेड होगी, वो फोल्ड्स क्या कह रहे हैं? विलाय कहला रहे हैं। और ये विलाय जो हैं यहाँ से फिर क्या होगा? चीज़ें ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी। यहाँ से क्या होंगी? चीज़ें ब्लड में क्या होंगी? एब्जॉर्ब होंगी। अब यहाँ पे इसकी इलियम की वॉल में आपके पास दो तरह की वेसल्स होंगी। आपके पास जो है वो ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है, और आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगी। ब्लड वेसल्स भी हैं और लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। इलियम वाले पार्ट को हम वहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फूड एंटर हो गया कहाँ पे? इलियम में। इलियम की वॉल जो है वो अंदर से कैसी है? फोल्डेड है, और ये फोल्ड्स क्या कहला रहे हैं? ये फोल्ड्स कहला रहे हैं विलाय। ये फोल्ड्स क्या कहला रहे हैं? विलाय कहला रहे हैं, ठीक है। इसकी वॉल्स में जो है वो आपके पास क्या मौजूद है? ब्लड वेसल्स मौजूद है, और ये ब्लड वेसल्स जो हैं, एक ब्लड वेसल मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या मौजूद होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है? यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या मौजूद होती हैं? आपके पास ब्लड वेसल्स। अब वो जो मोनोमर्स आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या आ रहे हैं? ये मोनोसेक्राइड डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, फिर ब्लड इसको पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा। आपके पास अमाइनो एसिड आए, वो अमाइनो एसिड डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब हो गए? ब्लड में। इसके अलावा आपके पास क्या होते हैं यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड्स, वो भी कहाँ एब्जॉर्ब हो गए? ब्लड में। लेकिन आपके पास जो लिपिड्स के मोनोमर्स बचे हैं, यानी आपके पास जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बचा है, जब वो यहाँ से एब्जॉर्ब होने लगता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्राइग्लिसराइड में। और ये ट्राइग्लिसराइड अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये ट्राइग्लिसराइड कहाँ जाएगा? पहले लिम्फेटिक वेसल में, और फिर लिम्फेटिक वेसल जो है वो इसे एट द एंड ब्लड तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये काम क्या कहला रहा है? एब्जॉर्प्शन का, यानी फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब इलियम में आया तो इलियम में फूड क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में या लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। ब्लड में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम में। लेकिन जब वो यहाँ से एब्जॉर्ब होने लगते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से ट्राइग्लिसराइड्स में, और फिर वो कहाँ जाते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास इलियम तक क्या हो गई? सारी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? कुछ फूड क्या होगा? आपके पास अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमारे पास कुछ अनडाइजेस्टेड फॉर्म में फूड बच गया जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज अगर आपने डाइट में लिया था तो हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए अब वो फूड जहाँ पे इलियम ख़त्म हुई तो वहाँ पे आपके पास शुरू हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम ख़त्म होने के बाद आपके पास क्या शुरू हो गई? लार्ज
इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद थी, ट्यूब्यूलर वेसल इलियम मौजूद थी। इलियम के अंदर जब फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई तो अब वो फूड इंटर हो जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, लार्ज, कहाँ इंटर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंट पार्ट्स है। ये जो डायलेटेड पार्ट होता है, सबसे पहले शुरुआत थोड़ा सा इसको हम नाम देते हैं सीकम का। क्या नाम देते हैं, सीकम का। उसके बाद आपके पास आती है ये पूरी कोलोन, ये क्या कहलाती है, कोलोन, ठीक है। जहाँ पे कोलोन ख़त्म होती है वहाँ पे आपके पास आ जाता है रेक्टम, और रेक्टम से एक ओपनिंग जो है वो बॉडी से बाहर खुल रही होती है जिसे हम नाम देते हैं एनस का। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ इंटर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जितना फूड डाइजेस्ट हो गया था वो इलियम में सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में फूड था वो इंटर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से जब ये फूड गुजर के जा रहा होगा तो इस फूड से वाटर और जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे, जैसे कोई आइंस वगैरह है, सोडियम क्लोराइड आइंस, वो सब यहाँ से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। और फिर जो एंड में सॉलिड प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी उसमें से मैक्सिमम हमने जो अनडाइजेस्टेड फूड में से मैक्सिमम अपना वाटर भी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एंड में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो बिल्कुल सॉलिड सा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फीसिस। और वो फीसिस जो है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेस्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को ब्रेक डाउन करना सिंपलर कंपाउंड से। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, कहाँ से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, एनस पे। माउथ से हमने फूड इंजेस्ट किया, एंटर हो गया बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में रिलीज होता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद वो फूड एंटर हो गया फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में। ईसोफेगस से वो आगे पास हुआ स्टमक में। स्टमक में रिलीज हुआ था गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम था पेप्सिनोजिन, उसको एक्टिव किया था HCl ने पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया था प्रोटीन्स को इन स्मॉल पेप्टाइड्स यानी पेप्टोन्स में। और फिर वो फूड इंटर हो गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में आया लिवर से बाइल, पैनक्रियाज से आया पैनक्रियाटिक जूस, वहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो इंटर हुआ जूजिनम में। जूजिनम में मजीद डाइजेशन हुई, डाइजेशन कंप्लीट हुई जूजिनम में। इलियम में क्या आ गई, फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एंड में फूड बच जाता है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में वो इंटर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उससे वाटर मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब हो गए। अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेस्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको आपने बुक से रीड करना है, ठीक है।